शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति हेतु पदों के सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है? प्रशासी पदवर्ग की स्वीकृति मिल चुकी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना है। आप जानते हैं, माननीय सदस्य और पूरा सदन अवगत है कि सबसे बड़ा निर्णय प्रशासी वर्ग समिति में लिया जाता है, जिसके तहत निर्णय लिया जा चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। आपने सुना इस वीडियो क्लिप में भाई वीरेंद्र ने राज्य के शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली का मुद्दा मानसून सत्र में उठाया। तो शिक्षा मंत्री विजय शंकर चौधरी ने कहा कि नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, शीघ्र इनकी बहाली की जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस जवाब को लेकर मन में उम्मीद की आशा भले ही शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों की जगी हो, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे वायदों के चक्कर में वो उलझ कर नहीं रहेंगे। कोर्ट के कई बार पहल के बाद भी जब हम खिलाड़ियों को लाठी खानी पड़ रही है, ऐसे में सिर्फ सदन में कह देने से क्या होगा। इन अभ्यर्थियों के इस सवाल को लेकर हिंद आवाज शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष से बातचीत की। तो पहले आइए जानते हैं उनका शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर क्या कहना है। अभी हम शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुवेशक के नियोजन को लेकर हम बातचीत करने के लिए आए हैं मुकेश कुमार राणा जी के पास, जो इसके संस्था के प्रवक्ता भी हैं। तो इनसे जानते हैं कि कल जो सदन में शिक्षा मंत्री ने नियोजन के लेकर जो बात कही है, उस पर इनकी अब आगे की क्या रूपरेखा है और इस संदर्भ में उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो आप इस मुद्दे को और आगे ले जा रहे हैं, सदन तक हमारी बात पहुँचा रहे हैं। और मेरा उपनाम है मुकेश, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, प्रवक्ता है शारीरिक शिक्षक संघ स्वास्थ्य अनुदेशक संघ का। कल जो विधानसभा में भाई वीरेंद्र जी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में जो सरकार ने सवाल का जवाब दिया है, वो संतोषजनक नहीं है। हम उसको नहीं मानते हैं। अखबारों में घोषणाएं होती है, धरातल पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको हर अभ्यर्थी भली भांति से पहचान गया है इस बात को और समझ गया है कि सिर्फ अखबारों में घोषणाएं होती है, उसका धरातल पर कोई प्रक्रिया में नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए कि 2012 वाला वैकेंसी आप खींच कर ला रहे हैं 2021 में, 2017 वाला कोर्ट से जीता हुआ मामला लाते हैं, 2019 में परीक्षा लेते हैं, 2020 में आप रिजल्ट देते हैं, 2020 मार्च तक आप कोर्ट में लिख कर देते हैं कि 2020 मार्च तक हम बहाली को पूर्ण करा लेंगे, वो भी आपके सचिव से। और अब आप अपने ही एफिडेविट को वहाँ पर भूल बैठे हैं, तो हमें विश्वास कहाँ से रहेगा। तो हम इस सरकार की मानसा पर संदेह उठा रहे हैं, हम सवालिया निशान भी उठा रहे हैं कि सरकार इसमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध नज़र नहीं आ रही है। तो राणा जी, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, अभ्यर्थियों को लेकर नहीं ये मामला उठा रही है, ऐसे तो उन्होंने कह दिया कि हम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस उनकी बहाली प्रक्रिया पूरी करनी है। और यदि आप कब तक सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया शुरू होगी? सरकार अभी तक सबसे पहले तो कैबिनेट में एक कैबिनेट छोटा सा उसके लिए स्टेप है, कैबिनेट में भी पारित नहीं करा पाई और वो कह रहे कि बहुत नज़दीक पहुंच गए। भगवान करे कि वो अभी से भी उन्हें सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द हमारी प्रक्रिया जो है पूर्ण किया जाए। और रही बात आगे की प्रक्रिया के हम लोग का संगठन द्वारा, तो संगठन के अध्यक्ष और हमारे उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सभी का एक बैठक हुआ है और पूर्व में भी और आगे होगा, जिसमें कि हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। 2 तारीख को हमारा सुनवाई है कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में हमारा अभी केस चल रहा है। 2 तारीख का हमारा हेयरिंग है, उसमें जो निर्णय आ रहा है उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। और ऐसा संभव है कि हम लोग विधानसभा सत्र का घेराव भी करने चले जाएं, क्योंकि अब जो अभ्यर्थी है अपने अस्तित्व बचाने, अपने जीवन और अस्तित्व बचाने पर आ गए हैं कि उनका लग रहा है कि एक कोरोना पेंडेमिक में उनका जीवन का ये सबसे कठिन दौर चल रहा है। वो ना तो ही कोचिंग पढ़ा पाएंगे, ना ही ग्राउंड भी ओपन नहीं है कि आप जाकर प्रैक्टिस करा सकते हैं।
तो अभी उनके लिए अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हमारे संगठन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको पूर्ण तरह से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको पूर्ण किया जाएगा, और सड़क पर आना पड़ेगा तो सड़क पर हम लोग आएंगे। अभी जो रोज़गार नहीं है तो जीवन यापन का क्या माध्यम आपने चुना? रोज़गार नहीं है तो अभी तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो चंपारण के एक है, जो व्यक्ति आया था रोने लगा था, अपना मोबाइल बेचकर वो धरना स्थल पर आया था। शारीरिक शिक्षक वो होते हैं जो पहले 8 साल 10 साल खेलते हैं, किसी राज्य से अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करके किसी भी खेल विधा से वो लोग खेल कर आते हैं। उसके बाद साथ में पढ़ाई करते हैं, फिर बीपीएड एमपीएड करके और सरकार द्वारा लाई गई भर्ती परीक्षा को पास करके आते हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि उतने भी पढ़ाई में निपुण शुरू में नहीं रह पाते, फिर भी वो अपना पढ़ाई पूरा करके वो उसको जीत कर आते हैं, और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति भी उस स्तर पर रहती है। ज़्यादा खिलाड़ी भी, किसी भी खिलाड़ी के पास जाइएगा क्रिकेट को छोड़कर, या कि बहुत ज़्यादा धनी परिवार से नहीं आते हैं सभी, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहती है। तो वो चंपारण के व्यक्ति अपना मोबाइल बेचकर वो आया था और वो धरना स्थल पर रहा और पिटा कर गया। यहाँ से पुलिस द्वारा पीट कर उसको भेजा गया और फिर जाकर अभी भूजा बेच रहा है। ऐसे हमारे पास अभ्यर्थी है। सरकार को एक कैसे दिखेगा और कब दिखेगा, जब तक सरकार वहाँ तक उन लोगों का जब संज्ञान ही नहीं लेगी तो उसको पता कैसे चलेगा। उस बात को ध्यान में लाएगा तब ना। तो अभी जो वर्तमान हालात हैं, अब जो खेल के खिलाड़ी की बात आप कहने की पिटाई खाते हैं, तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया मुहिम चलाकर मोदी जी ने खिलाड़ियों को बढ़ाने का ये दिया है अवसर, तो उसमें ये खिलाड़ी का पिटाना, मेडल के बदले पिटाई, इस पर क्या कहना चाहिए? हमको तो हंसी आती है सरकार पर। टोक्यो ओलंपिक पर ताली बजा रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज खेल का जो दुर्दशा है वो हर राज्य से निम्न स्तर पर है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, कितने लोग ओलंपिक में गए? आप आर्चरेकर साहब को लाए नहीं और सचिन तेंदुलकर की मानसा रखे हैं। आर्चरेकर साहब आए तब ना सचिन तेंदुलकर को वहाँ से खोज कर लाए। आप उनको गुरु को लाए हैं नहीं और शिष्य चाह रहे हैं। गुरु द्रोण आएंगे ही नहीं तो अर्जुन आएंगे कहाँ से? ये सरकार को कौन समझ में दिलाए? उनके जो भी सलाहकार है उन्हें समझाएं कि तालियां पीटना अच्छी बात है, लेकिन कभी ये भी सोचिए, आत्ममंथन करिए कि हमारे राज्य के कितने खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके जो संस्था है, इस जो नाम आप सरकार ने पहले तो शारीरिक शिक्षक की बात थी, अब लेकिन ये स्वास्थ्य अन्वेषक इसमें लगा दिया गया है, तो स्वास्थ्य अन्वेषक क्या इसके लिए भी कोई कैटेगरी तय की गई है? देखिए श्रीमान, ये सरकार एक लैब की तरह छात्रों को यूज करती है। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होते रहता है। बिहार पुलिस में भी आप पहले देखे होंगे कि पहले हाइट वेट चेस्ट पर भर्तियाँ होती थी। उस पर पॉइंट था कि हाई जंप पर इतना है, रनिंग पर इतना है, लॉन्ग जंप पर इतना है। उसके बाद हुआ कि अब रिटेन पर होगा, फिर वही चीज़ फिर अब आ गए उसी रास्ते पर कि रिटेन भी होगा और हाइट वेट चेस्ट पर सब पर अंक रहेगा। तो उसी तरह सिर्फ शिक्षक में ही नहीं, सभी में एक नियोजन शब्द पहले लाया गया। बिहार के ही उत्पत्ति है नियोजन शब्द आप लाए। उसके बाद उसमें भी अंशकालिक जोड़ दिए थे, जो बहुत हंगामा हुआ तो अंशकालिक अभी हटा। लेकिन अभी भी हमें उस पर संदेह है कि बार बार पुराना ही लेटर को, जो हमारा शुद्धिकरण हो चुका है, उसी को सरकार बार बार विधानसभा में उठा रही है, उसी लेटर को पढ़ रही है। अनुदेशक का अंशकालिक जो जोड़ रही है, जो कि जिसका हम विरोध करते हैं। ये सरकार पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा ले कि हम लोग पूर्ण बहाली के लिए ही हम लोग उतरे हैं। अच्छा, बिहार से कितने, जैसा कि 35,000 स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा की रिक्तियाँ थी, जिसमें 8,000 लोगों को चुने, उसमें से ये 3500 चुने गए हैं। 8,000 लोग हमारे अभी पद स्वीकृत किया गया था, ठीक ना। 6,000 कुछ लोग एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 3500 लोग पास हुए, 3523 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और
8,000 सीट है, 3500 बच्चे हैं, 3523 बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं। इनको भी नौकरी देने के लिए सरकार को रोना पड़ रहा है और एक से एक बहाना बनाना पड़ रहा है, कभी पैंडेमिक का तो कभी आप आचार संहिता का आप बहाना बना लेते हैं। आपका चुनाव हो जाता है, आपका चुनाव हो जाता है, हो सकता है कि आपका पंचायत चुनाव भी हो जाए, और लेकिन शिक्षक के लिए वहाँ पर पैंडेमिक लग जाता है, शिक्षक के लिए रोज़गार देने के लिए पैंडेमिक लग जाता है। जबकि ये सरकार 19 लाख रोज़गार देने के नाम पर इस सत्ता में काबिज हुई है, लेकिन 3500 सफल अभ्यर्थियों को नौकरी देने में इन्हें बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया सदन में, और लोग भी अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष ही अब सबको, क्योंकि अभ्यर्थी जो STET के जो छात्र अभ्यर्थी थे वो भी अपनी मदद के लिए तेजस्वी के पास ही गए, तो क्या आप लोग भी अब तेजस्वी का ही सहारा लेना चाहेंगे? देखिए, हम इसको कभी भी राजनीतिकरण मुद्दा नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरीब परिवार के जो अभ्यर्थी हैं वो पिस जाएंगे। ये दो आदमी के पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में हम नहीं फंसना चाहेंगे। हमें सिर्फ अपनी मांगों पर कायम रहना है। हाँ, हमारी आवाज़ अगर कोई बन रहे हैं, उनको हम तहे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो भाई वीरेंद्र जी हो, चाहे हमारे अजीत जी हो, जो भी विपक्ष का हो, पक्ष का हो, पक्ष का भी हो या विपक्ष का हो, जो हमारी बात को रख रहा है, वहाँ पर हमारी मांग को आगे बढ़ा रहा है, सरकार से उस बात के लिए लड़ रहा है, हम उनको अपने संगठन के तरफ से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाह रहे, इस वजह से कि इसमें दो आदमी के ईगो में पिस के रह जाएंगे अभ्यर्थी। अच्छा, एक चीज़ जैसा कि अभी तक रहा है बिहार में कि जो आप कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षक की बहाली या खेल का बढ़ावा बिहार में नहीं मिलना, ओलंपिक में नहीं जाना, क्या ऐसी कमी नहीं महसूस होती कि अभी तक उस कुर्सी पर खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं बैठा, इस वजह से खेल बिहार में पिछड़ा हो? ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन उठाया है, सवाल उठाया है, और इस बात को इन लोगों को समझना होगा कि आज चले जाइए हरियाणा में, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान वहाँ संदीप सिंह वहाँ के खेल मंत्री है। यूपी में चले जाइए, माननीय वो आरपी सिंह, उससे पहले चेतन चौहान जी जो स्वर्गीय अब हो गए, अब वो, लेकिन वैसे लोगों को खेल मंत्री बनाए गए जो कि खेल का समझ रखते हैं, खेल के समझ रखते हैं, साथ में खिलाड़ियों के भावना का वो कद्र करना जानते हैं। और खिलाड़ियों को कोई अगर सींच कर लाता है वो है शारीरिक शिक्षक। स्कूल लेवल से आप चीन में चले जाइए, ये लोग बात करते हैं दूसरे कंट्री का मेडल देखते हैं, लेकिन कभी अपने में सुधार नहीं लाते हैं। चीन में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, वो जो 5 क्लास के बच्चे हैं वहाँ से वो शुरू कर देते हैं। 5 क्लास से उनको स्पोर्ट्स का प्री नर्सरी कहा जाता है उन लोगों का, और वहाँ से बच्चे को टारगेट पर सेट कर देते हैं कि इस बच्चे में एक कला है, और शारीरिक शिक्षक वहाँ से उनको आगे बढ़ाते हैं। उसी रूट में उनको अचीवमेंट में मिलता है। आज मेडल तालिका में देख लीजिए, चीन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है। तो ये हमें जो हमारी केंद्र की सरकार ने जो एक नीति लाई है कि जहाँ भी 100 बच्चे हैं वहाँ पर एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य है, एक कुछ सोच कर ही लाई है। दूरगामी नतीजा निकलेगा और बहुत अच्छा निकलेगा। ये बहुत अच्छी सोच है कि हर स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होना अनिवार्य है। आप देख लीजिए, कोरोना पैंडेमिक में योग सबसे बड़ा हथियार बना। योग से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, और जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो बेहतर रिकवरी किए हैं। आज शारीरिक शिक्षक अगर हर स्कूल में रहेंगे तो योग के माध्यम से भी लाएंगे। कम से कम क्लास लग रहा है तो सोशल डिस्टेंस कैसे रखना है, बच्चों को क्या पीटी कराना है, क्या एक्सरसाइज कराना है, क्या उनका डाइट चार्ट बनाना है, ये हमारा फिजिकल टीचर डिसाइड करते हैं, ना कि सब्जेक्ट टीचर। अब हम लोग ये भी बता दे रहे हैं कि सब्जेक्ट टीचर से किसी भी रूप में शारीरिक शिक्षक कम नहीं है। पूरा एनाटॉमी पढ़कर और बीपीएड करके, सब पढ़ के, साइकोलॉजी पढ़ के उसके बाद आते हैं। हम लोग को सब चीज़ का उसका ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। और अब केंद्रीय विद्यालय में आप देखिएगा कि शारीरिक शिक्षक प्रिंसिपल तक बनने के लिए एलिजिबल हो गए।
तो शारीरिक शिक्षा कहीं से कमतर आकर चलने लायक नहीं सब्जेक्ट रहा और इसको अनिवार्य सब्जेक्ट में रख दिया गया है। अब इस चीज़ को सरकार, बिहार सरकार कितना जल्द अमल में लाना चाहती है, अब ये देखने की वाली बात है। ये तो रही नियुक्ति के बाद बहाली की बात। अगर कल बहाली भी मिलता है तो यहाँ तो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा है कि इस प्ले ग्राउंड नहीं है, तो वहाँ तो फिर सारे शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ेगा। जी, आपका इस सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर हमने बहुत संघर्ष किया है, शायद पूर्व में भी आप जानते हैं मुझे, और इसके लेकर चाहे फिजिकल कॉलेज का मामला रहा या यहाँ एक आर ब्लॉक के पास ग्राउंड है मिलर स्कूल, उसका मामला रहा, ये सदैव हम उठाते रहे हैं और इसके लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट भी तक हमको बनना पड़ गया। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, इस सरकार में पार्क बनाना आसान है, म्यूजियम बनाना आसान है, जो कि कोई यूज में नहीं है। आज म्यूजियम घाटा में चल रहा है, आप पता कर लीजिएगा। 500 करोड़ का बजट था, वो 1200 करोड़ शायद पहुंच गया था। उस म्यूजियम का जाकर आप पूछिए कि उसमें कितना वो घाटा में चल रहा है, कितने लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनता या हमारा स्टेडियम बनता, यहाँ से आप सचिन धोनी का कल्पना कर सकते थे। लेकिन उस म्यूजियम में अभी आप कोई देखने के लिए भी नहीं जा रहा है। आप उसको बनाकर अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि नहीं हम बहुत बड़ा तीर मार लिए, तो ये गलत बात है। आप राजगीर में ले जाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं या हमारा हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं। कितने खिलाड़ी राजगीर में हैं? यहाँ के जो खिलाड़ी वर्तमान में हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं घास के ग्राउंड पर खेल कर, वो राजगीर में जाकर प्रैक्टिस करके पर डे आएंगे। बुलेट ट्रेन चला दीजिए, हम लोग जाएंगे आएंगे, वो भी कर लेंगे। सोचने वाली एकदम जो सलाह, आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो सलाहकार भी हैं वो घोर निंद्रा में हैं। उनको ये समझ नहीं है कि हमें कौन सा सलाह देना चाहिए, किस आधार पर आप हॉकी ग्राउंड को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ मल्टीपल पर्पस हॉल बना रहे हैं, तो वहाँ पर ग्राउंड रहेगा तभी ना खिलाड़ी आएंगे। आप स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं, सिर्फ पार्क बना रहे हैं। पार्क में क्या हो रहा है आपको भी पता है, जिसको हम सार्वजनिक मंच पर हम नहीं बोल सकते। पार्क बनाना, यहाँ पर आज एक वेटनरी ग्राउंड था जहाँ पर हज़ारों की संख्या में रोज़ सुबह में बच्चे आते थे, खेलते थे, विभिन्न खेल को खेलते थे। एक खेल नहीं, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, खो खो हो, सब खेलते थे। लेकिन आज वहाँ पर वो वेटनरी कैंपस में चला गया, वहाँ पर लिखा गया है वेटनरी क्रीड़ा स्थल लिखा गया है, लेकिन उसमें क्रीड़ा होता है कुछ नहीं। इतना बड़ा बड़ा घास जम गया है। सरकार अपना ईगो सेटिस्फाइड कर लिया, यूनिवर्सिटी अपना ईगो सेटिस्फाइड कर लिया कि हाँ भाई हमारा एक ग्राउंड है, लेकिन उस ग्राउंड में खेलने वाला व्यक्ति अब नहीं जा सकता है। तो ये सरकार की मानसा साफ दिख रही ना कि खेल को वो अनिवार्य रूप से नहीं लेती है, उसको लाइटली लेकर निकल रही है। उसको मतलब मुख्य अगर मुद्दा मान के चलता, अगर जैसे कि और स्टेट आप चले जाइए, हरियाणा से, पंजाब से 11 खिलाड़ी गए हैं इस बार हॉकी टीम में। मैं सिर्फ हॉकी का इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हॉकी से मेरा लगाव है, पूर्व में राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुका हूँ, तो हॉकी से लगाव है। आज 11 खिलाड़ी पंजाब से गए हैं, झारखंड से 2 महिलाएं गई है, लेकिन बिहार से एक नहीं गया। कारण क्या है? ये आज़ादी के बाद ये 75 साल पूरने वाला है ना, हमारे पास एक सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। अपना भीख मांगकर वो बीएमपी के ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं। कोई स्कूल जैसे कि शास्त्री नगर गर्ल्स स्कूल में बना है ग्राउंड, उसका हम सराहना कर रहे हैं। एकलव्य सेंटर खुला, वैसा बॉयज़ के लिए भी खुलना चाहिए। अगर देखिए आज वहाँ शारीरिक शिक्षक हैं शास्त्री नगर स्कूल में, रिजल्ट आने वाला दिन में आपको मिल सकता है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि शारीरिक शिक्षक को कमतर ना आंकते हुए सरकार इस बात को समझे और इसको गंभीरता से ले कि आज के समय में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जितना दूषित पानी पी रहे हैं, शारीरिक शिक्षक का होना बहुत अनिवार्य है, ताकि वो लोग फिजिकल एक्टिविटी कराकर उन्हें स्वस्थ रखें। तो आपने सुना राणा जी को, इनका कहना है कि खेल की बातें होती है, खिलाड़ियों की बात होती है। हालांकि अभी हम इनकी शारीरिक शिक्षक बहाली की बात कर रहे थे, लेकिन आज अगर देश को अच्छे होनहार खिलाड़ी की ज़रूरत बिहार से है तो उनके पहले सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी।
जो अब तक सरकार चीर निंद्रा में सोई है, जो नहीं कर रही है, सिर्फ हवा में बातें होती हैं। अब संशय तो बहाली इनके से सारे शिक्षक के बहालियों पर भी है। इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अन्वेषक के कोषाध्यक्ष रवि जी से बातचीत करते हैं कि उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है, इस बहाली को लेकर क्या कहना है। रवि जी, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा, आज हम आए हैं जो बिहार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ का जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, आज का सदन में ये बात उठा भी कि शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि बस प्रक्रिया बहुत नज़दीक है बहाली की। तो ये क्या लगता है कि सचमुच अब आपका जो लड़ाई संघर्ष है वो ख़त्म होने पे है? सर, सबसे पहले तो मैं अपने संघ की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमारी इस गंभीर मुद्दा को उठाने के लिए समय दिए। बात ऐसा है सर कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी बहुत दिनों से, दिन नहीं साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी आया, लेकिन उसकी भी अवहेलना किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी के आवास पे भी हम लोग गए थे, वहाँ भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन यही जवाब मिलता है बहुत जल्द आप लोग का हो जाएगा। लेकिन वही पूछना हम चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आखिर हम लोग की नियुक्ति कब होगी। जैसा कि कल 27 तारीख को हमारे विपक्ष के विधायक भाई वीरेंद्र जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि शारीरिक शिक्षा की बहाली पदोन्नति समिति से कब तक प्रक्रियाधीन रहेगी। इस पे माननीय मंत्री महोदय का ये जवाब दिया गया कि मैं अपनी ओर से सदन को और सारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि जहाँ से पास होता है ये बहुत बड़ा चीज़ है, वहाँ से इन लोग की स्वीकृति मिल गई है और अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करके इन लोग की बहाली पूर्ण कर दी जाएगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो गोर गोर बात करते हैं, बहाली नहीं करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग को गुमराह किए हैं, 2 साल से हम लोग उसका शिकार बन गए हैं और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आर्थिक, शारीरिक और मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि लगता है कि कभी भी कुछ हम लोग के ऊपर घटना घट सकता है। और यदि हम लोग के ऊपर कोई घटना घटता है तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके जितने भी पदाधिकारी होंगे या माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे वो इसके जवाबदेही होंगे। और मैं भाई वीरेंद्र जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी इस क्वेश्चन को उठाए हैं। अच्छा, आप लोगों की संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। यदि बहाली में प्रक्रिया में देर होती है तो आगे की क्या रणनीति है आप लोग? जैसा कि सर बताना चाहेंगे कि हमारी संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता एवं अन्य सदस्य के साथ हमारी मीटिंग होगी, अभी भी हुई है और आगे उस पर रणनीति बन रहा है। यदि 2 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई है, यदि उससे भी हम लोग को उचित सलाह नहीं मिलता है, उचित जवाब नहीं मिलता है, तो आगे बहुत जल्द ही पुनः एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी का घर का घेराव किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। जैसा कि आपके आज के वर्तमान हालात हो गए हैं, अंग्रेज़ों वाला काल आ गया कि आप अगर अपनी बात लेके कहीं जा रहे हैं, उठा रहे हैं तो लाठी खाना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या कि कल तक मेडल जीतने वाला प्लेयर आज लाठी खाए, क्या ये राज्य के लिए शोभनीय होगा? ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिए। जो बार बार ओलंपिक जीती उस पर यहाँ से बधाई पे बधाई दिया जा रहा है और एक खिलाड़ी पे आप अत्याचार कर रहे हैं, वो भी ऐसा अत्याचार जहाँ यदि हम लोग सरकार के पास अपनी मांग को रखने जाते हैं तो हम लोग उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, महिला पे अभ्यर्थी जो है उस पर पुरुष कांस्टेबल के द्वारा उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये बहुत ही घोर निंदनीय शब्द है, इस पर मैं जो भी कहूँगा वो मुश्किल ही है। रवि जी, अभी तो जो हालत है, अगर मानते हैं लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बहाली हो जाती है, इसके बाद भी तो शारीरिक शिक्षकों को कई संघर्ष लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ ये भी उठता रहा है कि खेल का ग्राउंड नहीं है। खेल का ग्राउंड भी अगर कहीं उपलब्ध होता है तो उपकरण, तो ऐसी लड़ाई को कैसे अब खेल शिक्षक, शारीरिक शिक्षक निपटेंगे? जैसा कि सर बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग की बहाली यदि हो जाती है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हो ही जाएगी। लेकिन जो बात आप ये बोल रहे, ये बिल्कुल सत्य बात है
कि बहुत सारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, बहुत सारे स्कूल में वो उपकरण नहीं है जो उपकरण हमको चाहिए। इसके लिए हमको अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के माध्यम से इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा, वहाँ वो सारा सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी, तब जाके ही हम बच्चे को अच्छा से खेल कूद सिखा सकते हैं। क्योंकि कोई भी खेल कूद करने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। यदि स्कूल के प्रधानाध्यापक से ये नहीं हो पाएगा तो हम पुनः जिस तरह से अपनी बहाली के लिए सड़क से लेकर सदन तक और विभाग से लेकर कोर्ट तक गए, उसी तरह से उसके लिए भी, क्योंकि वो हमारी बहाली होगी तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम हो गया। हमारा मुख्य जो काम है वो बच्चे को अच्छा सा खेल सिखाना, जिससे कि हमारा और बिहार का और माननीय मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री का नाम रोशन करे। जैसा कि अभी आप बात आई, ये जो आपकी लड़ाई है ये अभी से नहीं, लंबे समय से चल रही। कहीं ऐसा ये से नहीं समझते कि जैसे पीछे के लोगों ने लड़ाई लड़ी और जब काम बना या नहीं भी बना, या उनकी बहाली हुई या नहीं हुई और वो बीच में छोड़ गए, तो कहीं इससे तो हल्का नहीं लिया जा रहा है आप लोगों की लड़ाई को? बिल्कुल नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस बहाली के लिए कोर्ट में आज से नहीं 2017 से और आज तक 4 साल बीतने को जा रहा है, फिर भी इस कोर्ट पे आज तक अड़े हुए हैं। कोर्ट से लेके सड़क पे बहुतों बार सड़क पे आंदोलन किए, जिसका कि हमारे पास साक्ष्य है। अभी विगत 5 जुलाई को भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि सारे मीडिया में, सारे पेपर में फ्रंट पेज पे 6 जुलाई के डेट में निकाला गया, जिसमें कि दिखाया गया कि अभ्यर्थियों पे किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। मैं यही जानना चाहता हूं, यदि अभ्यर्थी रोड पे उतरें तो कोविड-19 के तहत आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और वही नेताजी लोग यदि अपनी यात्रा निकालते हैं, चाहे कोई भी चीज़ प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर सारा गुनाह, सारा चीज़ बेरोजगार अभ्यर्थी पे है, जो सीधा साधा पढ़ने वाला नौजवान है और जो भविष्य का हो सकता है कि आज एक टीचर के लिए लड़ रहा है, हो सकता है एक IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, इस बिहार का, राज्य का नाम रोशन कर सकता है, जिस पे आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं तो अभी भी कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, शायद अभी भी मुख्यमंत्री जी का अंतरात्मा जाग जाए और हमारी बहाली प्रक्रिया को अविलंब चालू कर दें, और जिस स्कूल में भी पदस्थापित करें वहाँ सारा व्यवस्था सुचारू ढंग से करने का हमें अवसर दिया जाए और हम उस पर खरा उतरेंगे। तो आपने सुना रवि जी को, इनका कहना है कि आज अगर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री हमें दें तो हम रिज़ल्ट देंगे। हम खिलाड़ी हैं, हम अपने राज्य के लिए मेहनत करते आए हैं, आज से नहीं शुरू से, और उसके बावजूद भी हम लाठी खा रहे हैं, और लाठी खाने के बाद भी हम आज रिज़ल्ट देना चाहते हैं। आज बिहार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देखना चाहते हैं, और इसके लिए हमारा संघर्ष हर वक्त जारी रहेगा। अब कोर्ट का फैसला जो हो, अब तो 2 तारीख को है, लेकिन उससे पहले फिर से शिक्षा मंत्री के पास एक बार आवेदन है, क्योंकि उन्होंने सदन में कहा है कि जल्दी बहाली प्रक्रिया होगी, और इनकी उम्मीद है कि अब इस बार तो रोज़गार दे दीजिए। और ये आप निवेदन भी कह रहे हैं कि अब हमें बहुत हो गई लड़ाई, अब हमें रोज़गार दे दें ताकि हम अपने घर के आर्थिक समस्याओं से भी निपट सकें। संघ की लड़ाई के लिए, खबरों को लिए बने रहे हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, हिंद आवाज़ से। धन्यवाद।